अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैर से होंगे और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपको हमेशा ऐसे ही खैर से रखे। दोस्तों, मेरा नाम मसूद अब्बासी है और मैं आप सब लोगों का अपने चैनल मैथ टेक पे वेलकम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर जो यूज़र होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है, यानी वो बंदा जो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो आप में या कोई भी बंदा जो उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो होगा कंप्यूटर यूज़र। और हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब क्या है कि ऑल फिजिकल इक्विपमेंट्स, ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। ये हम लास्ट जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो ठीक है जी, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बीच में, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है जिसकी मदद से वो इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं कि हमारा बुक इस बारे में क्या कहता है। चले तो जी, नेक्स्ट जो हमारा पेज है, क्योंकि ये तो इसका फ्रंट पेज है चैप्टर का, ये वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। और नीचे ये देखें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, आईओएस है और विंडोज़ है। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनकी इन्होंने लोगोज़ फर्स्ट पेज पे रखे हुए हैं। हम आते हैं अपने 2.1, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उसका इसमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये बेसिकली है क्या भला, है ये क्या काम करता है। चलें जी, इसको देखते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन मैंने तो आपको दे दिया था, अब इनका इंट्रोडक्शन बुक में देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका, विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग। अब ये बूट क्या होता है, बूटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट करना, यानी बेसिकली कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस, जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो तो कुछ कैलकुलेशंस के बाद वो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि जी आपके कंप्यूटर में इतनी रैम है, इतना रोम है, इतनी ये है, इतनी हार्ड डिस्क है, और ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो क्या करता है, अपना जो कंट्रोल है वो पास कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी जो पहला कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डॉस कहा जाता है। उससे कंप्यूटर स्टार्ट होगा और उसके बाद अपना कंट्रोल ट्रांसफर करेगा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर देगा और ये क्या करेगा, ये इसके बाद की कहानी है। यानी ये बूट हो गया जी, अब क्या करेगा, ये फाइल मैनेजमेंट करेगा। ये आपके कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं, जो आप सेव करते हो, कॉपी करते हो, डाउनलोड करते हो, ये सारी फाइल्स की सूरत में डेटा आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। उन सारी फाइल्स को ये मैनेज कर रहा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, जितनी भी आपके कंप्यूटर की मेमोरी है, रैम है, क्योंकि रोम को तो हम एलोकेट नहीं कर सकते, ना ही डी एलोकेट कर सकते, रैम को कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, वो टेम्पररी होती है और रोम परमानेंट होती है। ये भी हम लास्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, इस मेमोरी को ये एलोकेट करता है, डी एलोकेट करता है।
क्या होता है, कैसे करता है, ये अभी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। उसके बाद ये देखें क्या है जी, प्रोसेस मैनेजमेंट। जितने भी प्रोसेसेस है, अब प्रोसेसेस किस टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जो चल रहे होते हैं प्रोसेसेस, जैसे अभी क्या चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, जी एक तो ये फाइल पीडीएफ सामने आपके खुली हुई है, एक ये प्रोसेस चल रहा है, दूसरा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस विंडोज अपने बहुत सारे और टास्क जो है ना बैकग्राउंड में चला रही होती है। तो ये सारे जो टास्क हैं ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इनको कैसे मैनेज कर रही होती है, क्या काम कर रही होती है, वो भी अभी हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। उसके बाद क्या है, एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही होती है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी भला होती हैं भाई, वो डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके यूज़ कर रहे होते, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, कैमरा, वेबकैम, माइक, मैंने अभी माइक लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेरिफेरल डिवाइसेस है। प्रिंटर लगा दिया है आप प्रिंट करने के लिए, स्कैनर लगा दिया है स्कैन करने के लिए, वेबकैम लगा दिया है अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस कर रही होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं और ये कंप्यूटर के साथ यूज़ होती है। तो इनको भी सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद कह रहा है कि इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, अब कौन से और रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के जी, कंप्यूटर के रिसोर्सेज यही होते हैं जो हमने डिस्कस किए, रैम हो गई, प्रोसेसर्स हो गए, उसकी कैशे हो गया, ये सारी चीज़ें उसके जो है रिसोर्सेज है, ठीक है। उनको एफिशिएंटली यूज़ करता है। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर हैंग हो जाए और क्रैश कर दे विंडोज़ को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये काम कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है इसकी डिटेल अभी देखने वाले हैं हम इसी चैप्टर में। मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर डॉस, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड मैक ओएस एंड आईओएस। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स दी हैं इसने, और नीचे उन्हीं के कुछ लोगोज बनाए हुए हैं। ये जैसे ब्लैकबेरी है, ये लिनक्स है जी, एंड्रॉयड है, इसको तो सब जानते हैं आप, मोबाइल्स में यूज़ होता है। विंडोज़ बहुत ही कॉमन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर कंप्यूटर में होता है। ये डॉस जिसकी अभी हमने बात की थी, ये आईओएस है, मैक ओएस है, और ये यूबुंटू है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्यों है, क्या है, इसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले हम, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में जितनी चीज़ें होंगी हम वो सारी डिस्कस करते जाएंगे और आपको मैं समझाता जाऊँगा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ये फंक्शन इसका आखिर है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि करता क्या है जी, ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, और उसके बाद रिसोर्सेज और मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है उसके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसकी डिटेल में कि ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने ऐसे ही वन बाय वन डिस्कस किए, अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है जी। हर एक एक्टिविटी को ये कंप्यूटर की ये जो है ना मैनेज कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि ये तो मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है, इट इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर है कंप्यूटर का, ठीक है। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी टास्क होंगे, हर चीज़ को ये देखेगा, और ना सिर्फ देखेगा, उसको मैनेज भी करेगा और एफिशिएंटली उसको स्मूथली रन करने में मदद करेगा, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एक इंटरफेस है कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में। कंप्यूटर इसने लिखा है, मीन्स बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ ऐसे ही हो सकता है कि हम अगर डायरेक्ट कंप्यूटर को बोले चल भाई प्रिंट निकाल, वो नहीं निकाल सकता, उसके लिए कमांड्स देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो इंटरफेस कैसे बनेगा, वो इंटरफेस यही ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। अब देखें ये क्या चीज़ है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या भला है, ये लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ भी लिया था, लेकिन छोटा सा एक क्विक रिकेप दे देता हूं आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जिनका ताल्लुक सिस्टम को रन करने से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है और वो वही टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है जी, एमएस वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है, यानी वो वर्ड पे, टेक्स्ट पे ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म होते हैं, और वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप जैसे एप्स बोलते हो ना, विंडोज़ में इंस्टॉल करते हो। ये एप्लीकेशन का बेसिकली एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म रखा हुआ है उन्होंने कि एप्स,
ठीक है। बेसिकली वो है क्या, वो एप्लीकेशन है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको किसी खास काम के लिए बनाया गया है। अगर हम चाहें कि एमएस वर्ड में हम जी कैलकुलेशन कर लें, वो नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सेल में हम बहुत अच्छे से फॉर्मेट से एप्लीकेशन लिख दें, नहीं वो नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, एप्लीकेशन के फॉर्मेट के लिए फिर एमएस वर्ड है, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हो गई। अब आते हैं आगे कि इसके अलावा जी रन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इसी पे चलते हैं। जैसे ये फिगर 2.2 ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये फिगर 2.2 में बताया गया है। चलते हैं जी फिगर 2.2 पे देख लेते हैं अभी फिगर 2.2 क्या कहती है। ये है जी फिगर 2.2 और इसके साइड में हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे अभी मैंने आपको कुछ बता दिए थे लेकिन उसकी डिटेल नहीं डिस्कस की थी, तो पहले हम इस फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फिगर बनाई हुई है कि ये जी क्या है जी, यहाँ पर ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है। ये यूज़र क्या कर रहा है जी, ये यूज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। कैसे? इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस क्रिएट करता है किसके बीच में जी, ये हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इसने एक इंटरफेस क्रिएट किया। उस इंटरफेस की मदद से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज किया और इस हार्डवेयर से कम्युनिकेट किया। ये इंटरफेस हमारा क्रिएट हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने क्या किया, विंडोज में आपने वर्ड की कोई फाइल जनरेट की, एक्सेल किया, पावर पॉइंट किया, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, ये तब कर पाएंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, विंडोज नहीं होगा, तो आप एमएस वर्ड यूज नहीं कर सकते, कोई और एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। तो इस हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में इंटरफेस इस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने जनरेट किया और इसी वजह से हमने ये सॉफ्टवेयर यूज करके इसके साथ कम्युनिकेट किया। हार्डवेयर में क्या चीजें आती हैं, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी रैम और इसका इनपुट आउटपुट। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होगा, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, माइक से हम वॉइस इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्यूटर के हो गए जी पार्ट्स सारे, सीपीयू, रैम और रैम यानी मेमोरी। ये लास्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं चीज़ें ऑलरेडी, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये जो डिटेल दी हुई है इस डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले किस चीज़ की डिटेल है जी, बूटिंग। अब ये बूटिंग क्या होता है मैं पहले बता भी चुका हूँ। बूट मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ starting the computer operating system. It checks the computer resources and makes it ready to perform different tasks, ठीक है जी। डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको पहले चेक करता है और रेडी करता है, ठीक है। तो ये बूटिंग प्रोसेस है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा और सारे सिस्टम को रेडी करेगा ताकि वो डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म कर ले, ठीक है। इसको कहते हैं बूटिंग। अब उसके बाद क्या करेगा जी, रिसोर्स मैनेज करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज का क्या मतलब है जी, जितने हार्डवेयर उसमें जितना लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, माउस लगा हुआ है, यूएसबी है, या आपका सीडी रोम, डीवीडी रोम है, प्रिंटर है, स्कैनर है, जितने भी हार्डवेयर उसके लगे हुए हैं और जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, ये सारे उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो गए। इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा, ये इसके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं। दिस इंक्लूड्स द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर। अब प्रोसेसर का वो पार्ट, कुछ पार्ट या जितनी ज़रूरत होगी वो एलोकेट भी करेगा, जब वो टास्क परफॉर्म हो चुका होगा तो उसको डी एलोकेट भी करेगा। ये किसका काम है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी भी असाइन करेगा, एक्सेस टू द शेयर्ड कैशे भी असाइन करेगा, शेयर्ड मेमोरी जो भी होगी, ठीक है। एंड एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क के रिसोर्सेज को भी एक्सेस उसको अलो करेगा। ये सारे रिसोर्सेज मैनेजमेंट के काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है। आई होप मैं अपनी पॉइंट क्लियर करता जा रहा हूँ।
और आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन हम इसको टू वे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो और आप उस पर कंफ्यूज हों, तो आप सिर्फ कमेंट डाल दें। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करूँगा, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है जी, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 क्या है जी? नंबर 3 है यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर। अब ये देखें, यूज़र इंटरफेस है और कमांड इंटरप्रेटर, ये बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, यानी ये यूज़र इंटरफेस हो या कमांड इंटरप्रेटर हो। यूज़र इंटरफेस बेसिकली है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंटरप्रेट करते हैं हम, अभी हमने बात की थी कि ये बेसिकली इंटरफेस क्रिएट करता है। ठीक है, वी इंटरएक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज़र इंटरफेस। क्यों? क्योंकि हम तो जब विंडोज़ में आते हैं, जब विंडोज़ स्टार्ट होती है, क्या करता है? वो कहता है जी यूज़र नेम आपका ये है जो आपने बनाया होगा, ठीक है, और इसका पासवर्ड दे दो। तो आपने जब पासवर्ड दिया तो बेसिकली उस यूज़र के इंटरफेस में आप आए ना, उस यूज़र के स्कीमा में आए। स्कीमा क्या होती है? उसका एरिया, उसका डेस्कटॉप। ठीक है, हर यूज़र के लिए अलग से डेस्कटॉप होगा, डाउनलोड्स का फोल्डर होगा और डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है, ये डिफरेंट होता है हर यूज़र का। यानी एक यूज़र, जब आप एबीसी से, फॉर एग्जाम्पल आपका एक यूज़र है एबीसी, दूसरा यूज़र है XYZ। अब आप एबीसी से जब लॉग इन होंगे तो आपका डेस्कटॉप डिफरेंट होगा, वहाँ पर जो फोल्डर बनाएंगे वो XYZ से जब लॉग इन होंगे तो नज़र नहीं आते। ठीक है, उसको देख सकते हैं, लेकिन वो उसके फिर वो डिफरेंट एक प्रोसेस है। लेकिन ये है कि उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एरिया होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, अब क्या कहता है? कमांड इंटरप्रेटर इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कमांड इंटरप्रेटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, वो करता क्या है जी? विच रीड्स द कमांड्स फ्रॉम यूजर। अब यूजर ने जो कमांड्स दी, हमने जो भी कमांड कंप्यूटर को दी, एक्चुअली कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जी कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बाइनरी है। बाइनरी में तो जीरोज और वंस होते हैं, लेकिन हम जो लिख रहे होते हैं वो तो सारा इंग्लिश में होता है। तो ये कैसे समझता है हमारी लैंग्वेज? तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है। इंटरप्रेटर इज द ट्रांसलेटर विच एक्चुअली ट्रांसलेट अ लैंग्वेज। जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश लाइक जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे होते हैं, उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, वो भेज देता है प्रोसेसर को। प्रोसेसर से जो रिप्लाई आ रहा होता है वो भी बाइनरी में होता है, उसको दोबारा ट्रांसलेट करेगा हमारी लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज में कमांड आई है, तो उसको फिर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये कमांड, ये किसका है बेसिकली काम? इंटरप्रेटर का। तो बेसिकली इंटरप्रेटर करता क्या है? इंटरप्रेटर देम एंड ट्रांसलेट देम इनटू बाइनरी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बाइनरी। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर वही समझ सकता है, उसको ट्रांसलेट करने का काम जो है वो इस यूजर इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेटर का होता है। ठीक है जी, आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। सो मूव टू नेक्स्ट, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। जी ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? ये मैं बता भी चुका हूँ कि बेसिकली किसी टास्क को मेमोरी एलोकेट करेगा और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी मेमोरी जो वहाँ से है वो डीलोकेट कर देगा, ताकि स्पेस जो है वो बन जाए आगे जो कमांड्स आएंगी उनके लिए। ठीक है, जब भी हम कोई कमांड इशू करते हैं, जो भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो होता क्या है? पहले मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर में हमने रैम और रोम जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में जो भी हम काम करेंगे, जो भी कमांड देंगे, जो भी आप प्रोग्राम रन करेंगे, वो पहले मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और ये सारी मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा होगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होगा। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 5 पे है इनपुट आउटपुट आईओ मैनेजमेंट, यानी इनपुट, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, इसी का एब्रीविएशन लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट का। ये दोनों को मैनेज कर रहा होता है। इनपुट यानी वो कमांड्स जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, आउटपुट वो जो रिजल्ट हमें दे रहा होता है वो आउटपुट है। जैसे हमने कीबोर्ड के थ्रू लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? माउस, कीबोर्ड, माइक और कैमरा, ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस आपका एलसीडी या मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो उन सारे जो टास्क हैं ना, उनको सबको ये मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा होता है। ये डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ होती है भाई जी? डिवाइस ड्राइवर ये चीज़ होती है, जैसे आपके विंडोज़ में अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हो, तो ये क्या चीज़ है? ये साउंड कार्ड जो होता है उसका जो ड्राइवर है वो इसको इनेबल कर रहा होता है कि मेरी जो साउंड है वो प्ले हो पाए। अगर साउंड का ड्राइवर नहीं होगा, साउंड कार्ड का ड्राइवर नहीं होगा, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो उसमें भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, एंड्रॉयड या आईओएस या जो भी आप ब्लैकबेरी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसका ड्राइवर उसको एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहा होता है कि वो फंक्शन जो है परफॉर्म कर ले, ठीक है। अदरवाइज वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। अगर मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने विंडोज़ इंस्टॉल की थी, तो विंडोज़ इंस्टॉल के बाद हमने ड्राइवर इंस्टॉलेशन का जिक्र किया था। अगर आपका मदरबोर्ड काफ़ी पुराना है और विंडोज़ आप उसके बाद की इंस्टॉल कर रहे हो, तो बेसिकली उसकी सारी डेफिनेशन, ड्राइवर डेफिनेशन इंक्लूड होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट कोई सिस्टम ले आओ और विंडोज़ उस पर आप कोई प्रीवियस कर रहे होते हो, जैसे अभी मैं Core i5 को लेके आता हूँ और उस पर विंडोज़ 7 कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ Core i5 पे या Core i7 पे? Core i7 तो भाई एडवांस एक सिस्टम है और मैं 6th जनरेशन या 8th जनरेशन या उससे भी एडवांस एक सिस्टम लेके आ रहा हूँ, उसमें विंडोज़ 7 क्यों कर रहा हूँ? क्या ज़रूरत है? क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हों जो विंडोज़ 7 बेस्ड हो, ठीक है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरी एक इंस्टीट्यूट है या मेरा एक कोई बैंक है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरा जो सिस्टम है वो तो मुझे एडवांस चाहिए क्योंकि फास्ट चाहिए, सिक्योर चाहिए। लेकिन मेरा जो सिस्टम है, जो मेरे सॉफ्टवेयर जो उस पर मुझे चलाने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो पुराने हैं, वो विंडोज़ 7 के हैं। क्यों? क्योंकि वो तब के बनाए हुए हैं, अभी तक चल रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज कर रहा तो नहीं चेंज कर रहा, उनका ट्रस्ट है उस पर। तो वो क्या करेंगे? वो फिर अपनी विंडोज़ वो पुरानी इंस्टॉल करेंगे। अब सिस्टम नया आ गया, विंडोज़ पुरानी आ गई, उसमें ड्राइवर्स की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त विंडोज़ 7 बनी थी उस वक्त ये Core i7 में भी नहीं था, ये जो मदरबोर्ड मैंने आज की डेट में लिया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्राइवर जो ये बात कर रहा है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि उसको ये सारी चीज़ों को मैनेज कर ले। लेकिन मसला कहाँ पर आता है? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पुराना यूज़ कर लो और सिस्टम आपके पास लेटेस्ट हो, ठीक है। तो ये ऑब्सलीट सिस्टम जब आप करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, तब प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। I hope I made my point clear here. Now, next point is फाइल मैनेजमेंट, ठीक है जी। फाइल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, ये रहा फाइल मैनेजमेंट, ठीक है जी। फाइल मैनेजमेंट, अब ये फाइल मैनेजमेंट क्या कर रहा है? इट मैनेज ऑल दी फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज। अब देखिए, फाइल जब हम इसमें रखते हैं, उसका नाम रखते हैं, उसको शेयर करते हैं या उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या उसका जो लोकेशन होता है कि कहाँ पर स्टोर है, हमने डाउनलोड की हुई है या हमने बनाई है या हमने कॉपी पेस्ट की हुई है या कहीं से लेके आए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें, या ईमेल में आई थी हमने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में डाल दी, बेसिकली ये सारी जो जितनी भी फाइल्स हैं, ये सारी जो डेटा जो आपका होगा वो फाइल्स की सूरत में होगा, चाहे आपकी पिक्चर हो, चाहे आपकी वीडियो हो, चाहे आपका टेक्स्ट फाइल हो, ये सारे जो हैं फाइल्स होंगी ना। तो इन फाइल्स को मैनेज करने का काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जी किसकी है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ठीक है। उसके बाद आता है ये नंबर 7 पे प्रोसेस मैनेजमेंट। इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था कि जी प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, यानी जो वो टास्क कंप्यूटर में जितने भी चल रहे होते हैं एट अ टाइम, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूज़र, ये जो विंडोज़ है मल्टी यूज़र है और मल्टीटास्किंग है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जी प्रोसेस मैनेजमेंट क्या मतलब? जी एट अ टाइम आपने जो काम किया है, ठीक है, जैसे कोई प्रोसेस स्टार्ट किया है, जैसे इस वक्त मेरा ये कंप्यूटर आपको क्या शो कर रहा है? मेरा PDF, ठीक है। तो ये PDF का प्रोसेस चल रहा है, साथ में मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, साथ में मेरा इंटरनेट भी चल रहा है और इसके बैकग्राउंड बहुत सारे प्रोसेस होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो भी चल रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इसको मैनेज कर रहा होता है, यानी इसके
क्रिएशन, इसका डिलीशन, इसका सस्पेंशन, इसका रिजम्पशन, ये सारे प्रोसेसेस के जो काम है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। द टर्म प्रोसेस रिफर्स हियर टू अ प्रोग्राम कोड दैट हैज बीन लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो होगा क्या? पहले वो मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारा जो प्रोसेस का सिस्टम है, ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारा विंडोज। तो ये इसी का टास्क को, ये इसका काम है जी, इसको मैनेज करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना, ठीक है। दे विल be a number of computing processes. The operating system must ensure that each process gets a fair share of CPU's time. ठीक है, देखें बाज़ औक़ात ऐसे होता है जी, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और कंप्यूटर जो है रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। वो जिसको हम आम लैंग्वेज में क्या कह रहे होते हैं कि जी कंप्यूटर हैंग हो गया। अब कंप्यूटर कैसे होंगे हैंग हो गया जी? जब कंप्यूटर हैंग हो जाए, यानी हमने उसके जो एबिलिटी थी उससे ज़्यादा उस पर लोड डाल दिया होता है, उस वजह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है। कंप्यूटर की जितनी एफिशिएंसी है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसकी मेमोरी, उसका प्रोसेसर, उसके कैशे, उसके रजिस्टर, ये सारी चीज़ें डिटेल हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सारे टास्क एट अ टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है, कंप्यूटर जब परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, कोई काम उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा होता, तो वो हैंग हो जाता है। उससे हम जान कैसे छुड़ाते हैं जी? हम अल्टर, कंट्रोल और डिलीट की, यानी पहले अल्टर कंट्रोल प्रेस करने के बाद दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि अल्टर प्रेस कर दिया छोड़ दिया, फिर डिलीट प्रेस किया फिर छोड़ दिया, अब ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। अल्टर को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, दोनों को प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये जो विंडो है यहाँ पर, ये आपके सामने शो हो रही होगी, ठीक है। ये क्या शो कर रही है जी आपको? ये देखें यहाँ पर ये शो कर रही है कि ये टास्क मैनेजर है, ठीक है, ये टास्क मैनेजर है, ये आपको टास्क शो कर रहा होता है। अभी देखें ये सारे टास्क के सामने क्या लिखा हुआ है कि जी ये CPU यूजेज है, ये मेमोरी यूजेज है, ये डिस्क यूजेज है और ये नेटवर्क यूजेज है। अब अगर कोई प्रोसेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है तो उसके सामने लिखा होता है कि ये जो प्रोसेस है उसके सामने लिखा होगा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस है जी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जैसे ये वर्ड है, वर्ड की वजह से कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग है। तो नॉट रिस्पॉन्डिंग के लिए हम करेंगे क्या? इससे जान कैसे छुड़ाएंगे? अल्टर कंट्रोल डिलीट से ये तो आ गया, लेकिन कंप्यूटर का जो हैंग हो रहा था सिस्टम वो सही नहीं होगा। आपने इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, इस बटन से अगर हमने इसको क्लोज कर भी दिया तो तब भी सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इस वर्ड को क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। पहले इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो ये बटन जो है एंड टास्क का, यहाँ पर ये इनेबल हो जाएगा, वरना ये डिसेबल रहता है, क्योंकि कोई भी टास्क सिलेक्ट नहीं होगा तो ये डिसेबल होगा। हमने जैसे MS वर्ड को सिलेक्ट किया क्लिक करके, ये इनेबल हो गया और हमने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो बंद हो जाएगा। जैसे ही ये बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली विंडोज जो है फ्री हो जाएगी, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आपको इस बटन को प्रेस करके क्लोज करके और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशंस शो कर रहा है कि इसमें 4 ऐप्स जो हैं वो अभी चल रही हैं, और ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं जो 40 बैकग्राउंड प्रोसेस हैं। ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के या और भी बहुत सारे आपके ऐसे सिस्टम के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, तो ये उनके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सपेंड करना होता है। अब फ्यूअर डिटेल करेंगे तो ये ऊपर ले जाएगा, आपको बैकग्राउंड प्रोसेसेस शो नहीं करेगा, सिर्फ ये एप्स शो करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ टास्क मैनेजर में क्या है जी? प्रोसेसेस। इसके बाद क्या है? ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस। यहाँ पर जाएंगे तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस शो कर रहा होगा कि आपका CPU जो है ग्राफ चल रहा होता है लाइव, जैसे हार्ट बीट का नहीं, डॉक्टर शो कर रहे होते हैं फिल्मों में, इस तरह से, ठीक है। वो आपको शो कर रहा होगा, मेमोरी का शो कर रहा होगा, कि ग्राफ शो कर रहा होगा कि कितना आपका जो है यूज हो रहा है और कितना अभी आपके पास फ्री है। इसी तरह से ऐप की हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री बता देगा उस कंप्यूटर में, उस ऐप की हिस्ट्री के कैसे यूज़ हुआ, कहाँ पर यूज़ हुआ।
ये क्या है जी, स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट होने के बाद जैसे ही विंडोज़ में इंटर होता है, आपने लॉगिन किया यूज़र नेम या पासवर्ड देके, जैसे ही डेस्कटॉप आता है, तो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे ही आप डेस्कटॉप पे आते हैं वो खुद ही ओपन हो जाती हैं, क्योंकि उनकी एंट्री यहाँ पर स्टार्टअप में होती है। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ के कंप्यूटर जैसे स्टार्ट हो, खुद ही स्टार्ट हो जाए, तो उसको स्टार्टअप में जस्ट कॉपी करना होता है। स्टार्टअप का एक फोल्डर होता है, ये आगे मैं आपको बता दूंगा डिटेल इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये यूज़र्स, जितने इस विंडोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स होंगे उसकी डिटेल होगी, और कुछ और डिटेल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम के रिगार्डिंग होगी, और उसके बाद सर्विसेज जो इसके साथ चल रही हैं, या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसकी ब्रांड जो है, कंपनी जो है, वो आपको दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया टास्क मैनेजर। और ये प्रोसेसेस की बात की कि प्रोसेस किस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है जी। इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है ये हमारा, वो है यूज़र मैनेजमेंट जी। टास्क के बाद फिर ये यूज़र को भी मैनेज कर रहा होता है। क्या मतलब यूज़र कैसे, अभी हमने बात की थी कि ABC और XYZ, ठीक है, ये दो हमारे यूज़र हैं। तो आजकल की तारीख में जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो मल्टी यूज़र्स हैं, मल्टी टास्किंग है, ठीक है। उनकी एबिलिटी है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की और उन यूज़र्स को कंट्रोल करने की, और एक लिमिटेड किसी को आपने एक्सेस दिया हुआ है, एक को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्यों वजह क्या है, क्योंकि हो सकता है एक ही कंप्यूटर में, एक ही घर में 3 भाई हैं, तीनों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर एक को बनाया हुआ है ताकि वो जो अलग से ऐप्स हैं इंस्टॉल भी कर पाए और उसको अनइंस्टॉल भी कर ले, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो यूज़र्स हैं, उसको मैनेज करने का काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ये यूज़र मैनेजमेंट कर रहा होता है। इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स to control user access to various computer resources like software, IO devices, input output devices, storage system, किस तरह से कहाँ पर किसको कितना स्टोरेज देना है, और उसका नेटवर्क का सिस्टम कि किसको इंटरनेट देनी है किसको नहीं देनी, आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये यूज़र मैनेजमेंट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर है। और यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो था वो ख़त्म होता है, फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है टाइप्स ऑफ इंटरफेस, यानी जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। अब ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने टीचर मसूद अब्बासी को दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।